नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हम आशा करते हैं कि ठंड के इस मौसम में आप ठंड का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। वैसे हाँ, जहाँ मैंने ठंड की बात की, ठंड के साथ साथ कुछ और भी चीजें हमारे घर में आती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, ये सब आजकल हमें देखने को मिलता है हमारे आसपास, घर में, बच्चों में भी काफी ज्यादा। और हमें ये भी पता है कि घर में अगर किसी एक सदस्य को ये चीज हो जाती है तो ये धीरे धीरे करके कभी ना कभी जो है वो सारे सदस्यों को एक दूसरे के साथ, ये एक चेपी रोग है जो बहुत जल्दी फैलता भी है। तो चलिए, आप सभी की ये जो एक कंसर्न है, क्योंकि सर्दी और खांसी ऐसी चीज है जिससे हम परहेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखा जा सकता है कि ऐसी कुछ चीजें करें या ऐसी कोई डेली रूटीन में एक्टिविटीज करें, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें ताकि ये जो सिम्टम्स है कोल्ड के, कफ के, जो बहुत इजीली इस सीजन में आप बच्चों में देखते हैं, उसे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस सीजन का ज्यादा और हेल्दी रहकर लुफ्त उठा सके। तो चलिए, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास गेस्ट, उनको वेलकम करना चाहूंगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर भरत शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर भरत जो हैं ये एमबीबीएस हैं, ये पीजी डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स हैं। सर ने पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोसिस भी किया हुआ है। सर ने एडवांस डिप्लोमा किया है नेचुरोपैथी और योगा में। और सर जो हैं बालकोबा भावे नेशनल अवार्ड बाय सूर्य फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सर को अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है नेचुरोपैथी और योगा के फील्ड में वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, और उस पर ध्यान देते हुए इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। सर जो हैं ये डायरेक्टर हैं निसर्ग उपचार नेचुरोपैथी बेस्ड होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर, जो विनोबा आश्रम गोत्री, यानी कि हमारे वडोदरा सिटी का बहुत ही पुराना और माना हुआ सेंटर है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक इन जनरल, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जब कुछ बीमारियां आती हैं घर में तो उसे जल्दी से जल्दी उसे डील किया जाए और हमारे बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाएं, ताकि उस समय में जो हम बच्चों में क्रैंकीनेस देखते हैं या हम बच्चों में एक अलग टाइप का बिहेवियर देखते हैं, बच्चे खाना पीना नहीं अच्छे से खाते हैं, तो वो जो स्ट्रेस और टेंशन से उससे हर पेरेंट बहुत जल्द रिलीव होना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ हम भी जानते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये सिम्टम्स जो ये ज्यादा समय लगते हैं ठीक होने में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगी कि ठंड के सीजन में अगर हम इन जनरल सीजनल अगर किसी डिजीज की बात करें, बीमारी की बात करें, तो ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं और क्या सिम्टम्स हैं इनके? नमस्ते। जैसे आपने बात किया, सर्दी के मौसम में खांसी सर्दी बिल्कुल चलती है जी। साथ साथ में वायरल फीवर भी कई कई बार आता है, बुखार भी आता है जी। अस्थमा की तकलीफ भी इस सीज़न में बढ़ती है, क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ता है इस सीज़न में, ठंड भी बढ़ती है, तो दोनों के कारण अस्थमा की भी तकलीफ होती है। पर सर्दी, खांसी, बुखार, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको देखने को मिलती है। और जैसे आपने बताया कि ये वायरल फीवर जो होता है उसका एपिडेमिक चलता है जी। घर में एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उससे संक्रमित होते हैं और उसका एक पूरा एपिडेमिक कई सारे लोगों को एक साथ ये फैलता हुआ दिखता है। जी। बहुत सही बताया सर ने। आप अक्सर आपने नोटिस भी किया होगा कि जिनको एलर्जी इश्यूज हैं या अस्थमेटिक जो हैं बच्चे हैं या बड़े हैं घर में, ये समय जो है, ये जो साल की जो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का जो समय है ठंड का, उनके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, क्योंकि ब्रीदिंग में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। और अगर सर्दी और खांसी अगर लंबे समय तक रहे तो हम जानते ही हैं कि वो कितना हमारे दिनचर्या में उसका क्या इफेक्ट होता है। मतलब आप खुद को वो एनर्जी लेवल पे फील नहीं कर पाते हैं, किसी चीज में करने का, कुछ भी चीज करने का या कोई एक्टिविटी करने का आपका मन नहीं होता। मतलब अगर हम बड़े ऐसा महसूस कर सकते हैं तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होता होगा। और शायद इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि
आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, और बीमारियों के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बीमार होते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की फैमिलीज ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम जो एक बोलते हैं घर पे कि भाई दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम बहुत कम रह चुका है, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग भी रहते हैं, तो ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं ऑफिस से। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में अगर जल्दी इन सब चीज़ों से अगर हम रिलीफ अपने आप को पाना चाहते हैं, बच्चे के लिए करना चाहते हैं, तो एलोपैथी जो है वो हम उसके तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। पर क्या आप कुछ ऐसी घरगथ्थू चीज़ें बता सकते हैं, ऐसी कोई घरगथ्थू रेमेडीज हों जिससे हम थोड़ा समय लगे चाहे, पर अगर हम उसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे हमारे दिनचर्या में, तो शायद हम अपने बच्चों को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकें? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी रोग से ठीक हो जाए। जी। पर सर्दी के लिए एक कहावत है कि अगर आप दवाई लेते हो तो हफ्ते में ठीक होगा, और दवाई नहीं लेते हो तो 7 दिन में ठीक होगा। क्योंकि ये वायरल डिसीज है जी। और वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन्स जनरली दी नहीं जाती है। राइट। इनकी जो साइड इफ़ेक्ट है उसको देखते हुए जो कॉमन कोल्ड है उसके लिए कभी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दी जाती है, नहीं देनी भी चाहिए। राइट। हाँ, कुछ कुछ डॉक्टर ज़रूर एंटीबायोटिक दवाई भी देते हैं, पर वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई रोल ही नहीं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती है, वो वायरस को कभी मार नहीं सकती। तो आप दवाई लेते हैं, आपको संतोष होता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सही में इसका उपचार घरगथ्थू उपचार में ही है। सामान्य चीज़ें जो घर में मिलती है वही उसको ठीक करने में सबसे ज़्यादा मददरूप होती है। जी। हर एक के घर में हल्दी मिल जाती है जी। तुलसी हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल सकती है जी। अड़ूसा, अड़ूसी जिसको गुजराती में कहते हैं, हिंदी में अड़ूसा कहते हैं, वो भी उसके लिए बहुत उपयोगी है। जी। अदरक बहुत उपयोगी है। जी। तो हर एक के घर में मिलने वाली हल्दी, अदरक का रस और साथ में तुलसी का रस और शहद, ये मिला के बच्चे को पिलाया जाए तो इसके लिए सबसे बहुत अच्छा और आसान उपाय है। सुबह शाम दोनों बार बच्चे को अगर देते हैं तो बहुत जल्दी उसे राहत मिलने की संभावना है। साथ साथ में कई बार सर्दी जुकाम के साथ नाक भी बंद होता है या सांस लेने में हल्की सी तकलीफ होती है, तो उसके लिए स्टीम इन्हेलेशन वो भी देना चाहिए। पानी को गर्म करके उसकी जो भाप होती है उसको सांस में ली जाए, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। जनरली लोग इसके साथ भाप में विक्स या ऐसी चीज़ भी डालते हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा। विक्स का नुकसान होता है सांस में भाप में डालने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उसमें या तो अजवाइन डालें या तो कुछ भी नहीं डालें। अकेला पानी उसकी भाप भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार छाती में कफ भर जाता है, थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है, तो कपड़े से उसको थोड़ा सा तवे पर सेक कर बच्चे को छाती पर भी थोड़ा सेक करते हैं या हॉट वाटर बैग से सेक करते हैं, तो वो भी काफ़ी उपयोगी और बच्चे को पड़ता है। जी। जी। तो ये सादी चीज़ें जो है वो घरगथ्थू है और बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और असरकारक भी है। राइट। सर, जहाँ आपने कहा कि वाटर की स्टीम मतलब गर्म पानी की भाप अगर लें तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो शायद वो देना रिस्की रहेगा, तो उसका कोई और ऑल्टरनेटिव है? हाँ, उसमें ज़रूर ऐसा हो सकता है कि माँ अपनी गोद में बच्चे को बिठा ले जी, और साथ वो माँ और बच्चा खुद साथ में भाप ले ले। उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बाहर रख के ले तो भी उसकी असर हो सकती है। राइट। उसको सेफ डिस्टेंस पे रखे ताकि बच्चे को जल नहीं जाए जी, पर आसानी से वो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। और हल्दी का आपने जिक्र किया सर, तो वो हल्दी का जो पाउडर है मतलब हल्दी वो लेना चाहिए या फिर जो इस सीजन में तो हमें फ्रेश लीली हल्दी भी मिलती है, हाँ, वो उसका उपयोग किया जाए? जो हरी हल्दी होती है जी, वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो जो पाउडर है जी, वो अगर बच्चे की उम्र कितनी है उस हिसाब से, पर 1-2 साल का बच्चा है तो उसके लिए आधी चम्मच हल्दी जी शहद में मिला के जी, और साथ में आधी चम्मच तुलसी का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, वो मिला के उसको थोड़ा तीखा लगता है तो ज़्यादा शहद मिला सकते हैं या पानी के साथ मिक्स करके भी उसको दे सकते हैं। तो सुबह और शाम 2 समय आपने कहा कि अगर बच्चे को दिया जाए। हाँ, और ये कंटिन्यूस देते रहना है? हाँ, हफ्ते 10 दिन देते रहना है जब तक वो ठीक नहीं होता है। ठीक होता है उसके बाद भी 2-4 दिन दिया तो उसका अच्छा असर होगा। ये हल्दी है, तुलसी है, अदरक है,
ये शरीर में जो कफ का प्रमाण होता है उसको कम करता है। राइट। और आयुर्वेद के हिसाब से ये जो कफ है वो सर्दी बढ़ाने के लिए काम करती है। तो कफ कम हुआ तो सर्दी अपने आप को कम हो जाएगी। राइट राइट। बहुत सही शब्द का सर ने उपयोग किया, आयुर्वेदा। और आई थिंक जहां हम अपने देश की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो सिर्फ ट्रेडिशंस और कल्चर के लिए रिच नहीं है, पर आयुर्वेदा के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। और आयुर्वेदा में जितनी दवाइयाँ हैं या जितने घरगथ्थू जो इलाज हैं, जो उपचार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो शायद हम चौंक जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी आसानी से मिली हुई सस्ती सस्ती चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, उसके ही यूज से हम अपनी जो बहुत सारी ऐसी मेडिकल जो ये बीमारियां हैं इनका हम उपचार कर सकते हैं। हम शायद जानते नहीं है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि दवाई लेकर हम अपने मन को बहलाते हैं और कह देते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो वो दवाई सिर्फ उतना ही काम करती है। लेकिन हाँ, अगर हम सोचे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर अगर हम इस पर काम करें, और मुझे पता है सर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दवाइयाँ असर दिखाती हैं 1-2 दिन में, या फिर शायद मेंटली लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन घर के जो उपचार है ना उनमें शायद रिजल्ट दिखने में समय लगता है। तो कहीं ना कहीं वो एक पेशेंस का लेवल टूट जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इंसान उसे करना छोड़ देता है। क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। धीरज तो रखनी ही पड़ती है, पर साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का रोग बढ़ता नहीं है। राइट। कई बार सर्दी जुकाम के बाद न्यूमोनिया भी हो जाता है और उसमें बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में उसके कौन से लक्षण है जिसको हम कहते हैं हाई रिस्क सिम्टम्स, राइट, तो वो भी जानना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। करेक्ट। तो उसको हम समझ लें कि कौन से हाई रिस्क सिम्टम्स है। सर्दी जुकाम में कई बार बुखार आता है, पर बुखार अगर बहुत तेज है, 102, 103 या उससे भी ज़्यादा रहता है और थोड़ा लंबा समय रहता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1-2 दिन रहता है तो हम बुखार की दवाई देकर भी बच्चे का बुखार को कम कर सकते हैं। उसके साथ दूसरा एक महत्व का है वो बच्चों की सांस की गति का प्रमाण। 1 मिनट में कितनी बार सांस बच्चा लेता है, ये बहुत अच्छा एक प्रमाण है जिससे हम जांच कर सकते हैं कि सही में न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है कि नहीं। अच्छा। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो 1 मिनट में 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट उसको कहते हैं, 1 मिनट में जितनी बार वो सांस लेता है वो 60 से ज़्यादा होता है तो वो बिल्कुल जोखिमी है। अगर 1 से 5 साल की उम्र का बच्चा है तो 1 मिनट में 40 बार, और 5 साल के ऊपर की उम्र का बच्चा 1 मिनट में 30 बार, उससे ज़्यादा लेता है तो ये थोड़ा सा चिंता करने लायक है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और तीसरा एक महत्व का सिम्टम है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर बच्चा जो सांस लेता है उसको उस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं। बच्चे को दिक्कत होगी तो बहुत जोर करके सांस लेगा, और उस समय जो हमारी पसली होती है, हड्डियाँ, उसके बीच में जो जगह होती है उसमें खड्डा पड़ता है, क्योंकि सांस लेने के लिए उसको जोर करना पड़ता है। यहाँ जो हमारा ऊपर का भाग है, गले के नीचे वाला भाग और छाती का ऊपर का भाग, वहाँ पे भी खड्डा पड़ता है, और छाती और पेट दोनों के बीच वाला भाग है वहाँ पे भी खड्डा पड़ता है। तो अगर लगता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी सांस की गति बढ़ रही है, या ज़्यादा तेज बुखार लंबा चल रहा है 1-2 दिन से ज़्यादा, तो डॉक्टर की सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। तब तक आप वेट कर सकते। अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं, और घरगथ्थू जो उपचार है उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात सर ने कही, क्योंकि ये है कि हाँ, ये घरगथ्थू उपचार करने में उसके रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमें, जैसे सर ने कहा, कि हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो फिर हमें घर पर उपचार नहीं करना चाहिए और हमारे जो भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा डिले बच्चे के लिए तकलीफदायक हो सकता है या खतरनाक भी हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में। तो उस समय थोड़ा सा हमें अलर्ट रहकर, ऑब्जर्वेंट रहकर आई थिंक उसमें डिसीजन लेना चाहिए, और जो भी एक्सपर्ट हैं उनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सर, अगर हम बात करें खान पान की, ठंड का समय ऐसा है कि जहाँ आप बहुत अच्छे से, आपको सब्जियां, बहुत ताज़ी सब्जियां, फल सब मिलते हैं, और ये सीज़न एक ऐसा भी है जहाँ भूख भी ज़्यादा लगती है।
तो ऐसी ऐसी क्या चीजें हैं, या अपने रूटीन में, अपनी डेली इनटेक में ऐसा क्या परिवर्तन भी करें ताकि हम अपने बच्चों को ज्यादा स्वस्थ रख सके, ज्यादा हेल्दी रख सके? ये जो समय है, उस समय में बाहर का आहार बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। जी। ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया और घर पे आ जाता है और बाहर, घर से बाहर निकले और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। करेक्ट। और उसके कारण दूसरे बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, तो जी। बाहर का जो खाने का प्रमाण है उसका प्रमाण बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया है। जो बाहर का खाना है उसके अंदर कई सारे केमिकल्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह वगैरह, और वो एलर्जी भी करते हैं, शरीर को नुकसान भी करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा कि जो बाहर का खाना है वो जितना भी कम हो सके लोगों को कम करना चाहिए। राइट। ये इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। करेक्ट। बहुत सारे स्टडीज़ ऐसे हैं कि जो खाने के अंदर जो केमिकल्स आते हैं, जिसको कहते हैं फूड एडिटिव्स, राइट। और फूड एडिटिव्स न सिर्फ अलग अलग तरह की एलर्जी करता है, पर हमारी इम्यून सिस्टम को भी कम करता है, लीवर, किडनी जैसे जो महत्व के ऑर्गन है उसको नुकसान करता है, और ब्रेन में जाकर बच्चे की बिहेवियर को भी बदलता है, उस पर भी नुकसान करता है। राइट। तो ये तो जितना भी कम हो सके बाहर का खाना, उस पर ध्यान देना, ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज़, जितने भी ज़्यादा मात्रा में बच्चे फल और तरकारी का उपयोग करेंगे वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। फल में हमें अलग अलग तरह के विटामिन्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, और वो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। और तीसरा महत्व का, बैलेंस डाइट। हमारे शरीर को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और सभी चीज़ें जिसमें से हमें मिले ऐसी चीज़ें उपयोगी रहेगी। तो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी आती है, तो ये सभी बिल्कुल अच्छा है, तो ये ले, साथ में थोड़ा सा सलाद भी ले, और नियमित रूप से फल और सब्जियां उसका प्रमाण अच्छी तरह से ले, तो हमारे लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, खास तौर से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। जी। आई थिंक ये तो हर सीज़न के लिए वैलिड है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम घर का खान पान जो है उस पर ज़्यादा अगर हम ध्यान देते हैं तो शायद हम अपने बच्चों को हर रोग से बचा सकते हैं। ये कहूँ तो सही रहेगा, क्योंकि हम जब भी खाने को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर किसी भी एक्सपर्ट से जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि घर के खाने के जैसी और कोई चीज़ है ही नहीं। और घर में बना हुआ खाना, यानी कि जो प्यार से बनाता है खाना, घर की जो महिला है, या आपकी माँ है, या आपकी सिस्टर है, या जो भी है, बहू है, वो जो प्यार है, जो हाथ, जो स्पर्श लगता है और जिस भाव से बनाया जाता है, आई थिंक वो जब हम उस निवाले को जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में अलग ही वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। और वो कहते हैं कि खाना जो है वो अगर अच्छे भाव से बनाया जाए तो वो प्रसाद से कम नहीं होता है। तो वो जो चीज़ है वो आपकी बॉडी को बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट करती है, और शायद वो ऐसा खाना कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, और ये आपको लंबे समय तक हेल्दी भी रखेगा। तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि बाहर का खान पान जो भी है, अगर हम उसे थोड़ा सा कम कर सकते, हम ये नहीं कहते टोटल बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद अक्सर खाने वाले लोग टोटल बंद नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें धीरे धीरे हमें वीन करनी पड़ेंगी। और उसके लिए हाँ, हमें अपने आप को ये वादा करना है कि मुझे खुद के लिए और लंबे समय तक अगर मैं अच्छा जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने लिए, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे पहला बदलाव जो है वो है घर का खाना खाएं, और बाहर का खाना जो है उसको एक बड़ा सा नो करें। सर, आप नेचुरोपैथी के साथ साथ योगा ट्यूटर भी हैं, आपने उसमें एडवांस डिप्लोमा भी किया है। आजकल के जो जनरेशन है, जो आप बच्चे भी देखते हैं, हालांकि जब हम बच्चों की, छोटे बच्चों की अब बात करते हैं तो ये बच्चे तो काफ़ी प्लेफुल होते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, लेकिन कुछ आप भी शायद ये जानते हैं, आई मीन ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ समय से आप देखें तो बच्चे ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब फुटबॉल आजकल प्लेग्राउंड पर नहीं, पर वो फ़ोन में खेला जाता है, क्रिकेट फ़ोन पे खेला जाता है। ये जो है, हम अगर कहें एक्सरसाइज, ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि विंटर सीजन इसके लिए भी, व्यायाम के लिए भी बहुत ही माना हुआ सीजन है। क्या कहेंगे इस बारे में? कुदरत ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है
कि जिसको ठीक रखने के लिए अच्छी एक्सरसाइज भी चाहिए, नियमित एक्सरसाइज भी चाहिए और अच्छा आराम भी चाहिए। राइट, ये दोनों का एक ठीक बैलेंस होना बिल्कुल जरूरी है। शरीर में एक्सरसाइज नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा ठीक से, और न सिर्फ इतना ही, हमारी सांस ठीक से जो लेते हैं, ऑक्सीजन ठीक से जो पहुंचता है अलग अलग कोशों तक, वहाँ से जो अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती है, ये सभी चीज़ें में धीरे 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 कटौती होती जाएगी। हमारी हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, खून के अंदर कैल्शियम है, पर अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचता नहीं है। राइट। तो कुदरत की जो अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक अच्छा खाना, ठीक खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, रेगुलर और नियमित रूप अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा आराम, और शरीर को उसी हिसाब से हम ठीक रख सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। लेकिन जाते जाते आपसे जरूर एक मैसेज लेना चाहूंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा काम है सर्वांगी स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ जी सर। और हम ये समझते हैं कि कोई एक चीज शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकती। आजकल कई बार ऐसा होता है कि ये एक चीज़ ले ली, या तो कोई हर्ब ले लिया, या तो कोई अच्छी कोई खाने की चीज़ ले ली और उससे ठीक रह जाएंगे, या एक गोली ले ली, विटामिन ले, उससे ठीक रह जाएंगे। हम कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारा आहार, विहार, जिसमें विहार के अंदर श्रम आता है, कसरत आती है, आराम भी आता है, नींद भी आती है। तीसरा है मन और हृदय की भावनाएं, और चौथा है हमारा पर्यावरण। ये चारों चीज़ों की सम्मिलित असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होती है, और ये चारों चीज़ों पर ध्यान रख के काम करना वही हमारा शरीर को स्वस्थ बनाएगा और स्वस्थ रखेगा। तो या तो हमें रोगों से मुक्त होना है या स्वस्थ रहना है, हम सभी चीज़ों पर एक साथ सोचकर, विचार कर उस पर काम करना ये ज़रूरी है। बहुत सही बात बताई सर, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, क्योंकि होलिस्टिक जब हम हेल्थ की बात करते हैं या होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अकेली जो है वो काम नहीं करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और सर ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि आपका न्यूट्रिशन, आपकी एक्सरसाइज, आपका फिजिकल हेल्थ जो भी आप करते हैं दिनचर्या में, आपकी अच्छी नींद, आपका एनवायरनमेंट और अच्छे सोच और अच्छा विचार जो आप है, ये सब चीज़ें अगर आप सब पे ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली अपने आप को पॉजिटिव तो आप पाएंगे ही, लेकिन आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ आगे के लिए जी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एज अ पेरेंट इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे डेफिनेटली इन बातों का ध्यान रखेंगे। और शायद हम काफी बड़े होके जागरूक हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ऐसे पेरेंट को जब घर में देखते हैं तो छोटी उम्र से ही वो लोग अवेयर रहते हैं, और आगे जिंदगी में उन्हें अपनी हेल्थ को लेके शायद तकलीफ ना आए, ये सोचते हुए हम अब इस टॉक से विराम लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। और आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आगे और जुड़े रहना चाहते हैं, या आप अपने वीडियोस, आई एम श्योर आप हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वीडियोस सिर्फ शेयर नहीं होने चाहिए, आप उनसे कहें कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं घूम रहा है और आप उसका हल चाहते हैं। हल मिलने आजकल कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर गूगल किया तो बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो आंसर्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं आपकी लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम जिन इश्यूज पे बात करते हैं, जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल आपको टिप्स भी देंगे, ऐसी चीजें कहेंगे जो आप इजीली अपने साथ या अपने घर में या आसपास में उसमें बदलाव ला सकते हैं, ताकि वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहें। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह हर हफ्ते हमसे जुड़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।